आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने वनस्पति के जंतु कोशिका के बारे में बताया था और आज हम जो टॉपिक है पादप कोशिका, इसके सभी भागों का वर्णन करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने इसके सारे भागों को दर्शाया, जैसे हरित लगा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या केंद्रक हुआ, इन सभी का चित्र जो है या गाल्जिकाय हुआ हमने पिछले वीडियो में बताया। अब आइए हम इसका विस्तृत से इसको हम बताते हैं। पहला आता है कोशिका भित्ति। हम कर सकते हैं कोशिका भित्ति जो है पादप एवं कुछ अन्य निम्न जीवों की कोशिकाओं का अजैविक भाग होता है जो कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित रहता है तथा इन कोशिकाओं को सुरक्षा करता है तथा इन्हें मजबूती प्रदान करता है। पादपों जो की कोशिकाएं होती है वो भित्ति सेलुलोज की जो है बनी होती है, जो एक प्रकार से जटिल शर्करा होती है। अब यहाँ हम जो है फिगर देख रहे हैं कोशिका भित्ति का या सेल वॉल का। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है पादप की कोशिका भित्ति 3 परतों की बनी होती है। पहले जो परत होती है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राथमिक भित्ति, या द्वितीयक भित्ति, या तीसरा है तृतीयक भित्ति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इस 3 प्रकार के जो है उनकी परतें होती हैं। अब आता है कि इसके बाद कोशिका भित्ति जो है इसमें अन्य पदार्थ जैसे क्यूटीन कोशिका भित्ति को जल के लिए अपारगम्य बनाता है, पैक्टिन कोशिका भित्ति को घुलनशील बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं लिग्नम यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, सुबेरियन कोशिका भित्ति को जल के लिए अपारगम्य बनाता है। यह आदि का जमा होने पर कोशिका भित्ति के भौतिक गुणों में जो है वो परिवर्तन आता है। कोशिका भित्ति पर उपस्थित छिद्रों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब इसके बाद आता है वो कवक की कोशिकाओं में हम देखते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु वह सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। इसका भी कार्य जो है पादप कोशिका भित्ति की तरह कोशिकाओं को सुरक्षा मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीवों में कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है प्रोटीन की एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो ये सब पार्ट जो है हमारे कोशिका भित्ति के हमने अभी बताया, ये सब पादप कोशिका के आंतरिक भाग हैं। अब जो इसके अगला भाग आता है वो कहलाता है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव में स्वतंत्र तैरने वाले दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण किए हुए भोजन का यही जो है ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास बात यह है कि इस कोशिकांग के अंदर स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकाओं का एक प्रकार से ऊर्जाग्रह है। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं का जो ऊर्जाग्रह क्या कहलाता है, तो आप इसका आंसर आप दे सकते हैं कि कोशिकाओं का ऊर्जाग्रह जो है या एनर्जी हाउस वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। और ये इसमें एक खास बात ये होती है कि इस स्वयं का डीएनए और राइबोसोम इसमें होता है कोशिकाओं के अंदर। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो इसका फिगर जो है आप सामने देख रहे हैं, ये जो है कुछ चप्पल के आकार का भी लोग कहते हैं होता है। ये आप देखिए कि इसका जो साइज़ है वो कुछ चप्पल के नुमा ये शो कर रहा है। अब आता है कि गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय बोलते हैं, यह भी कोशिका द्रव में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। हम इसे गाल्जी बॉडी को बायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के नर युग्म परिपक्व चालनी जो है कोशिकाओं और प्राणियों के लाल तरंग
रंग के कोशिकाओं का एक परिपक्व शुक्राणु के अतिरिक्त सभी यूकोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी का ही एक अन्य नाम हम जो है डिक्टाइसोम या जिसका प्रयोग पादप एवं अकशेरुक प्राणियों के लिए किया जाता है। गोल्गी बॉडी में राइबोसोम का निर्माण होता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने पदार्थ जो हैं ये गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है पैक किए जाते हैं। ये हुआ गोल्गी बॉडी का। यहाँ हम कुछ गोल्गी बॉडी का जो फिगर देख रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला आता है वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह भी कोशिका द्रव में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। कोशिका में दो प्रकार के अंतर्द्रवी जालिका ER पाए जाते हैं, जिस पर हम ER की सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। उनकी सतह खुरदरी होती है, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। और जिसमें जो है ER में राइबोसोम कण नहीं चिपके होते हैं उसे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। यानी दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। तो खुरदरी ER पर चिपके राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य करता है, ER जो है आवश्यक निर्मित पदार्थों को विभिन्न कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहाँ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर देख रहे हैं। ये अंतर्जालिका हिंदी में कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, चिकनी और खुरदरी। अब ये हमने यहाँ पे कई प्रकार जो है हमने पादप कोशिका के आंतरिक संरचना का कुछ भाग बताया। अब जो अगला भाग आता है प्लास्टिड। ये कोशिकांग मात्र पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये दोहरी झिल्ली में घिरे कोशिकांग होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपना DNA होता है। तो ये प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो रंगीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, यानी कलर नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। जिन प्लास्टिड में हरा रंग पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये इसका रंग हरा होता है। ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तियों में हरा रंग इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। अब आता है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये प्लास्टिड का फिगर है, जिसमें आपको यहाँ दर्शाया गया है। अब जो अगला है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। यह कोशिकांग एक झिल्ली से घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो पाचन या कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ का भक्षण करके उसे कोशिका झिल्ली के बाहर भेजने का कार्य करता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित पाचक एंजाइम होता है जो इस क्रिया को संपन्न करता है। लाइसोसोम की कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार यह थैली फट जाती है और इसमें पाचक एंजाइम कोशिका द्रव के बाहर निकल जाते हैं और कोशिकाओं के दूसरे कोशिका का भक्षण करने लगते हैं, जिसके कारण जो है पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है। लाइसोसोम वाह रोग कारक आदि का भक्षण करके कोशिका की रक्षा करते हैं। यहाँ पे हम लाइसोसोम का फिगर देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन है इत्यादि है इस फिगर में। अब आता है रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में रसधानियों का आकार जंतु कोशिका की तुलना से ये अधिक होता है। इस रसधानी में कोशिका द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है और ये कोशिकाओं की आकृति, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है। रसधानियों में खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। विभाज्य ऊतकों में रसधानियों का पूर्णतः अभाव होता है, अन्यथा ये बहुत छोटे होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में रसधानियाँ अलग अलग कार्य करती हैं और संपन्न करती हैं। तो ये सब
जो होता है ये रिक्तिकाओं में होता है। ये आपका रिक्तिका का फिगर है। अब जो आता है राइबोसोम। राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म कणों की तरह होते हैं जो मात्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। राइबोसोम झिल्ली रहित संरचना होती है या यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। कोशिका के अंदर राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में अथवा खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है। राइबोसोम छोटे होते हैं तथा जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि राइबोसोम जो होता है वो ऊतक जीवों की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। यहाँ हम जो फिगर देख रहे हैं ये राइबोसोम का फिगर है। अब आते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। यह गोलाकार या अंडाकार होता है तथा समांतर कोशिकाओं के मध्य भाग में एक रंध्रदार झिल्ली के भीतर बढ़ता रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियल मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव होता है या पाया जाता है, जो कोशिका द्रव से केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक होता है। केंद्रिका कोशिका की जो समस्त जैविक क्रियाओं का निगमन करता है और समांतर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, किंतु कुछ जीवाणुओं तथा कवक में कुछ प्रजातियों में एक से अधिक जो है केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है कोशिकाएं बहुकेंद्रिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिका झिल्ली भी जो है की भांति जो केंद्रक झिल्ली भी दो परतों में होती है, जिनमें से प्रत्येक झिल्ली की चौड़ाई जो है 75 एंगस्ट्रॉम होता है। केंद्रक झिल्ली दोनों परतों के बीच जो है 150 एंगस्ट्रॉम चौड़ा परिकेंद्रीय अवकाश होता है। इस केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर 50 से 150 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले छिद्र जो हैं उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो केंद्रक द्रव में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड तथा खनिज लवण आदि जो है केंद्र में पाए जाते हैं। और अब आते हैं, देखते हैं, ये फिगर हमारा केंद्रक का है। और इसके अलावा जो केंद्रक द्रव में एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका एक छोटी सी गोल रचना होती है। केंद्रक द्रव में जो है उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण रचना गुणसूत्र की होती है। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है कोशिका विभाजन के पूर्व क्रोमेटिन तंतुओं के व्यवस्थित होकर छोटे तथा मोटे होने से होता है। ये क्रोमेटिन तंतुएं समान स्थिति में लंबे, पतले, अव्यवस्थित तरीके से केंद्रक द्रव में बिखर कर ये जाल के रूप में होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्लस क्षारीय प्रोटीन तथा एंजाइम का कुछ कार्बनिक लवणों से मिलकर बनते हैं। हिस्टोन गुणसूत्र में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है। गुणसूत्र उनके आधार एवं प्राकृतिक के आधार पर हम अनेक प्रकार से इसको बांट सकते हैं। यहाँ कुछ जो है आपके फिगर दर्शाया गया है। अब आता है कि अंतर कोशिका द्रव क्या होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं। इन अंतःकोशिकीय स्थान में जो द्रव पाया जाता है उसे अंतःकोशिकीय द्रव कहा जाता है। ऊतकों को जिस प्रकार का कार्य करना होता है उसी के अनुरूप अंतःकोशिका द्रव बना रहता है। तो अंतःकोशिका द्रव में रेशेदार संरचना और सजातीय आधारभूत पदार्थों में विभिन्न प्रकार के यानी कि कुछ अन्य
कुछ कम लोचदार, कुछ श्लेषी और लोचदार तंतुएं पाई जाती हैं। सभी प्रकार के कोशिका द्रव और कोशिकांग में उपापचय होता है। कोशिका की भांति इन संरचनाओं का भी विकास, वर्धन, विघटन तथा पुनः निर्माण होता है। इससे हमें पता चलता है कि इन संरचनाओं जो है सजीव होती हैं और जीवित द्रव का अस्तित्व जिन बातों में निर्भर करता है उनमें से भी ये जो है ये एक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि तारक काय कोशिका के केंद्रीय भाग में केंद्रक के निकट कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये प्रोटोजोआ प्राणियों में केंद्रक के भीतर व मेटाजोआ प्राणियों में कोशिका में केंद्रक के बाहर स्थित रहती है। यह आवश्यक रूप से सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती और इसकी खोज जो है वैन बेंडी ने 1887 को किया था। इसे हम तारक किरणों के उद्भव के केंद्र के रूप में वर्णित किया और डी बोवेरी ने 1888 में इसे सेंट्रियोल नाम दिया एवं इनके भीतर स्थित पदार्थ को काइनोप्लाज्म कहा। काइनोप्लाज्म दो भागों में बटे रहते हैं। पहला है जिसे हम सेंट्रियोल या सेंट्रियोस्फीयर कहते हैं। तो ये इसके मेन दो पार्ट हैं। अब आता है यानी इसे हम घेरने वाले संहित कहते हैं। बाकेरी के अनुसार जो है ये अंतरावस्था केंद्र के समीप पाई जाती है, जिनसे वस्तु कोशिकाओं में सूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं कि समय ये तारे समान तर्क रेशे जो है ये विकसित करते हैं। तारक काय का मुख्य कार्य जो होता है इसमें पहला है कोशिका विभाजन के समय दोनों सेंट्रियोल्स पृथक होते हैं व एक एक दोनों ध्रुव पर चली जाती है। इनसे तुर्क तंतु निकलते हैं। दोनों सेंट्रियोल से निकले तर्क तंतु के मध्य प्लेट पर गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं तथा ये तुर्क तंतु गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ जाता है। इनके खींचने पर गुणसूत्र अपने अपने सेंट्रियोल ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अतः जो हम कह सकते हैं जो इनका कार्य जो होता है कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु निर्माण करना होता है। दूसरा है ये नए सेंट्रियोल व आधार कणिकाओं के निर्माण में भूमिका रखते हैं। कुछ प्राणी कोशिका व पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल के आधारी पिंड के पच्छाब व कसाब का निर्माण होता है। चौथा शुक्राणु में दूरस्थ सेंट्रियोल या पुच्छ के अच्छी तंतुओं का निर्माण इसके द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट आता है कुछ वैज्ञानिक के अनुसार ये उद्दीपन को भी ग्रहण करते हैं। ये तारक काय का जो है मेन कार्य हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। लाइक से ये फ़ायदा होता है कि सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आ जाते हैं और सब्सक्राइब वगैरह करने से बेल आदि दबाने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि नए नए नोटिफिकेशन नए नए वीडियो आपको पहुंचते रहेंगे। तो इसका सारा कलेक्शन आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे सारा उपलब्ध रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं किसी भी वक्त। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो दिख रहा है घंटी उसको आप दबाइए और नए नए नोटिफिकेशन और नए वीडियो आप बराबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या या कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर आपको नया वीडियो उस टॉपिक पर बनाएंगे और आप तक हम उपलब्ध कराएंगे।